बात कुरुक्षेत्र में आज हम करेंगे भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव की। राहुल गांधी तकरीबन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार उनके बयानों को ट्वीट करती है, अलग अलग सोशल साइट्स पर, उनके अकाउंट्स पर ये वीडियोस डाले जाते हैं। और एक बात जो निकल करके बिल्कुल साफ अब सामने आ रही है वो ये कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के प्रबल उम्मीदवार के तौर पर, चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसका मकसद देश में बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे तमाम मुद्दों पर जनता की आवाज को सुनना था। आरोप वो ये लगाते थे कि मोदी सरकार दमन कर रही है, लोगों की बात नहीं सुनती, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब कोई जरिया नहीं बचा सिवाय इसके कि सीधे लोगों के पास जाएं, उनकी सुने, अपनी बात कहें। लेकिन अब जब ये यात्रा खत्म होने को आ रही है तो यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का पॉलिटिकल मकसद भी है। ऐसा विरोधी पार्टियां और खासकर बीजेपी दावा करती है। राहुल गांधी के लिए 2024 में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनने का रास्ता क्या इस यात्रा ने साफ कर दिया है। यानी अब इस पर कोई संशय नहीं है कि देश में विपक्ष की अगर कोई एक सबसे मजबूत आवाज है तो वो राहुल गांधी है। हम मेहमानों से इस पर बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से होकर गुजर रही है। इस यात्रा से क्या निकल करके आया? आपने कुछ सर्वेज भी देखे होंगे जिनमें यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के लोगों के बीच जो राय थी या उनको पसंद करने वालों की जो संख्या थी वो 2019 से पहले, 2019 के चुनाव से पहले एक तरह से एक पीक पर पहुंची थी। और क्योंकि उस वक्त जो भी एंटी वोट होगा बीजेपी का वो भी एक मुश्त वहां पर जमा हो रहा था, तो राहुल गांधी को उसमें उन लोगों को राहुल गांधी में एक उम्मीद नजर आती थी। वहां से वो ग्राफ गिरता गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या वो ग्राफ फिर से उठना शुरू हो गया है? लोगों की नजर में राहुल गांधी फिर एक विकल्प बन गए नरेंद्र मोदी का? क्या ऐसा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको राहुल गांधी का आज के यात्रा में पंजाब में दिया गया एक बयान सुनाते हैं। यात्रा जो है ये तमिलनाडु में, केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी। बीजेपी की सरकार है, वहां पर रिस्पांस नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से, तमिलनाडु से बेहतर रिस्पांस। फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा हां ठीक है कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पांस नहीं। महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पांस। फिर कहा ठीक है महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पांस हो गया, आगे नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में उससे बेहतर। और अभी हुड्डा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पांस होने वाला है। राहुल गांधी की बात आपने सुनी। उनका कहने का मतलब यही है कि असली जो देश के हालात हैं वो इस यात्रा के जरिए उनको पता चल रहे हैं। बीजेपी मुगालते में है, उन्हें अभी भी लगता है कि देश वैसे ही 14 के चुनाव और 19 के चुनाव वाले माहौल में जी रहा है। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी को लगता है। राहुल गांधी यूपी, पंजाब, हरियाणा से होकर श्रीनगर पहुंचेंगे। 30 तारीख को उनकी यात्रा का ग्रैंड फिनाले होगा। ऐसे में अब उनकी पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और उन्हें 30 तारीख को श्रीनगर आने के लिए न्योता दिया है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विपक्ष पार्टियों को एक खत लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है 30 तारीख को आप श्रीनगर आइए। श्रीनगर में एक मीटिंग हम करेंगे, लाइक माइंडेड पार्टी आइए और हम बातचीत करेंगे अगला कदम क्या लेना है। पर अकाली दल को हमने आमंत्रण नहीं भेजा है। देखिए, इसमें दो बातें हैं, आपको बता दें। राहुल गांधी जब यात्रा में यूपी से गुजर रहे थे तब उन्होंने मायावती से, अखिलेश यादव से भी इसी तरह से कहा था कि हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं एकजुट हों, वो यात्रा में आए। वो नहीं आए थे। दिल्ली में थे तो केजरीवाल साथ नहीं थे, साउथ में थे तो केसीआर नहीं आए थे। केसीआर 2024 के लिए चौथे मोर्चे की बात करने लगे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होगा और उनकी पार्टी, यानी अब वो तेलंगाना राष्ट्र समिति नहीं, भारत राष्ट्र समिति हो चुकी है, वो जाहिर है केसीआर कोई प्रोजेक्ट कर रही है एक नेशनल विकल्प के तौर पर। कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम नेताओं को जो न्योता दिया है उसमें चौंकाने वाली कुछ बातें हैं।
उसमें टीएमसी का नाम शामिल है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी का। क्या ममता बनर्जी आएंगी? सवाल है। नीतीश कुमार बिहार में तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे ही हुए हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये आखिर कौन से मोर्चे में फिट होते हैं, ये तय नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बनाने का ये जो एक कवायद है, क्या ये पूरी हो पाएगी? इस पर सवाल है। हम सीधे मेहमानों के पास हम चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद। जफर साहब स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। रोहन जी स्वागत है आपका। राजीव रंजन जी जेडीयू से, राजीव जी का स्वागत है। और अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, आज राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में। अजय जी का स्वागत है। रोहन जी, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। जो अभी हमने बयान सुनाया जिसमें जयराम रमेश ये जानकारी दे रहे थे कि 30 तारीख के लिए श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिवस पर तमाम नेताओं को बुलाया गया। लगभग 20 पार्टियों के नेताओं को उसमें आमंत्रित किया गया है। अब कौन आता है कौन नहीं आता, चलें ये तो दीगर बात है, लेकिन उन्होंने कहा हम फिर ये तय करेंगे अगला कदम क्या। वही है सबसे बड़ी बात कि इससे आगे क्या, यात्रा के बाद क्या। रोहन जी, रोहन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आपको सौरभ जी? जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं अब आप? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। मैं आप सवाल दोहराता हूं आपका। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। सवाल मेरा आपसे ये था, आप 30 तारीख को सारे नेताओं को, विपक्षी दलों के फिर बुलाया गया है आपकी पार्टी की तरफ से श्रीनगर में राहुल गांधी की यात्रा के अंतिम दिन। तो ये बताएं कि उसके आगे क्या, इस यात्रा के आगे क्या? यात्रा तो अब खत्म हो जाएगी 30 तारीख को। सौरभ जी, यात्रा के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया जाएगा और इस जो आंदोलन को या इस यात्रा को बूथ स्तर तक लेके जाया जाएगा। और जिस प्रकार से हमने देखा सौरभ जी, कोई भी आप चैनल देख लें, कई दिनों में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप सफल हुई है। हर प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में, भाजपा के हर झूठ के बीच में, हर फरेब के बीच में, हर गलत इंफॉर्मेशन के बीच में, पहले ये कहा जाता था कि जब भाजपा शासित राज्य में आएगी तो वहां पे सफल नहीं होगी, फिर कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में चली जाएगी, वहां पे विफल हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, समर्थन बढ़ता गया, क्योंकि ये देश के दिल की बात है। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश भाईचारा, एकता और प्यार का प्रतीक है, और यही चीज भारत जोड़ो यात्रा ने साबित की कि देश का डीएनए में जब प्यार और पॉजिटिविटी होती है, भाजपा कितना ही झूठ, नफरत या नेगेटिविटी फैला ले, लास्ट में जो जीत है वो पॉजिटिविटी की। तो अब ये बात साफ है ना कि मतलब विपक्षी नेताओं में जब आप सारे नेताओं के सारे सितारों पर नजर डालते हैं तो उसमें केवल एक ध्रुव तारा नजर आता है, राहुल गांधी, विपक्ष का नेता राहुल गांधी। नहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। राहुल जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने देश को जोड़ने के लिए इस यात्रा को शुरुआत की और हर एक तबके के आदमी को उन्होंने इनवाइट किया, हर एक तबके के आदमी को या लोगों को वो मिले, उनकी परेशानियों को उन्होंने जाना और उनके साथ लेके चले। तो ये देश को जोड़ने की यात्रा है। मैं इसमें हर चीज में राजनीति नहीं देखूंगा। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पक्ष है और इसका हमको फायदा जरूर होगा, पर हमको लार्जर अगर हम पिक्चर देखते हैं तो इससे देश को फायदा होगा कि जो देश को नफरत में फैलाकर जो मुख्य मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, सौरभ जी, जो भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है कि जनता को किए गए वादे और जनता की बेहतरी के लिए प्रयास करे। पर आज की जो सरकार है वो सिर्फ नेगेटिविटी में, हिंदू मुसलमान नेगेटिव मुद्दों पे राजनीति को ले जाके उनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। हर सरकार को चुना जाता है काम करने के लिए, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, पर भाजपा को एक ट्रम्प कार्ड मिल गया कि देश में नफरत फैलाओ, अपनी जिम्मेदारी से बचो और आगे बढ़ते जाओ। तो इसको रोकने का काम भारत जोड़ो ने किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। देखिए, ये सवाल आज इसलिए उठाया जा रहा है, चर्चा आज इसलिए हो रही है और आज हम इसके केवल राजनीतिक पहलू पर बात करना चाहते हैं। आपकी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा देश से नफरत खत्म करने के लिए यात्रा निकालना जरूरी था, मोहब्बत की दुकान खोलनी है नफरत के बाजार में। लगा उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब सवाल यही है कि जब आप तमाम पार्टियों के नेताओं को इनवाइट करते हैं तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल प्लान भी है, और वो पॉलिटिकल प्लान फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि ये संदेश दिया जाए कि भाजपा को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, तो सबको एक साथ आना है। जफर इस्लाम जी, और उसमें जुट गए हैं अब राहुल गांधी भी। देखिए, पहले तो जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो उन्होंने नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा। भारत एकजुट ऑलरेडी है, फिर भी इस तरह के नारे दिए थे इसलिए कि पॉलिटिकल मकसद था, लेकिन बार बार ये कहते थे कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। आज ये इनका झूठ जो है पूरे तौर से साबित हो गया है कि पॉलिटिकल ही मकसद था
और इसलिए इन्होंने फिर 30 तारीख को सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। पहला झूठ। दूसरी झूठ यह कि ये भारत जोड़ो के बजाय भारत तोड़ो यात्रा था। इस तरह के लोग जो जुड़ते गए इनके साथ या जुड़े हैं, जिनको साथ लेकर चले, जिनका इतिहास और उनका परिचय की जरूरत नहीं है, ये सब वैसे ही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश में जो उन लोगों ने देश तोड़ने के काम किया, समाज तोड़ने का काम किया और नफरत फैलाने का काम किया। तो ये जो कहते हैं कि जो दुकान खोला है, प्यार की दुकान और मोहब्बत की दुकान, उसमें तो पहले ही चैन लग गया जब ऐसे लोगों को साथ हो चले जो नफरत के बलबूते पे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात, ये कहे ना कहे, अब सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये अंदाज हो गया है, जो अपोजिशन के पार्टीज है, कि इनका मकसद, इनकी जो असल मकसद है वो सत्ता काबिज होने के लिए और प्रधानमंत्री बनने की जो चाहत है। देखिए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, इसलिए इन्होंने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ही बुलाया। अब ये बताएं, क्या इनको केसीआर तस्लीम करेंगे? वहां पर लड़ते हैं केसीआर के साथ, कांग्रेस लड़ती है तेलंगाना में, क्या उनको तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एज देयर लीडर? अगर करेंगे तो केसीआर खत्म हो जाएंगे वहां पर। अगर समाजवादी पार्टी करती है तो आपने देखा था यूपी के 2 बड़े जवान या युवा, उन्होंने क्या हुआ कि उनके कंधे पे रहे तो जो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी इसका जवाब मैं भी लेता हूं तो राजीव जी से। देखिए ये सवाल हम इनसे तो पूछते हैं कि विपक्ष का नेता कौन होगा, लेकिन जवाब वहां से ये आता है बार बार कि हमारा नेता हम तय कर लेंगे, पहले मोदी जी को तो हराएं, पहले तो भाजपा को हटाना है। ये सवाल आपका मुझसे है? नहीं, मैं जफर साहब से कह रहा था, मैं आता हूं राजीव जी। अच्छा। उनका तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, देखिए, और ये किसी भी विपक्षी दल का होगा कि उनको पहले इंकम्बेंट को हटाना है, पहले तो वैकेंसी क्रिएट करनी है ना, वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे, फिर देख लेंगे किसको मिलता है वहां का पद। देखिए सौरभ जी, देश की जनता अच्छे से भली भांति समझती है कि एक स्थिर सरकार है, देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और इस तरह की ताकतें जिनको साथ लेकर राहुल गांधी जी चल रहे थे, वो देश में कहीं ना कहीं जो है समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतें हैं। ऐसे में इनके सपने ही रह जाएंगे, इसलिए कि देश की जनता की हम सेवा कर रहे हैं। हम सेवा के मोह, जब सेवा करते रहते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है, हमें आशीर्वाद प्राप्त है जनता का, चलिए ठीक है, विश्वास प्राप्त है जनता अब इस बार ये आशीष किसको मिलता है देखते हैं। जफर साहब, मैं राजीव जी के पास जाना चाहता हूं। राजीव जी देखिए, ये सवाल केवल कई बार ये बातें जो है बीजेपी के लोग तंज में आपसे पूछते हैं या बीजेपी के समर्थक कि भाई कौन है आखिर, बताइए इतने सारे नेताओं में से कौन होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा और दूसरे को वो क्यों पसंद आएगा। लेकिन ये सवाल जो लोग इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी के या बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, जिनका जो एंटी वोट करते हैं इनके, उनके मन में भी है कि आखिर इस आखिरी वर्ष के अंदर, चुनाव से पहले 2024 के ये जो कवायदें चल रही हैं, इसमें से कामयाब कौन सी होने वाली है? ममता जी की कवायद, अब बिहार में नीतीश कुमार जी सबको इकट्ठा कर रहे हैं, वो केसीआर ने अभी दिल्ली में मीटिंग बुलाई है इसी महीने, उन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, वो कामयाब होंगे या राहुल जी कामयाब होंगे? देखिए, जब परिस्थितियां असाधारण हो तो फिर उसके अनुरूप ही निर्णय भी होते हैं। देश के जो हालात हैं, न्यायपालिका के जब पर कतरे जा रहे हैं, प्रेस की आजादी छीनी जा रही है, आम लोगों को हिंदू और मुसलमान, पहले हिंदुस्तानी खुद को ना माने, पहले खुद को हिंदू या मुसलमान माने, सिख या ईसाई माने, इस पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियत अगर दांव पर, तो मुझे लगता है इससे निपटने के लिए पूरे देश को आगे आना होगा। भारत जोड़ो यात्रा को एक अभूतपूर्व जन समर्थन पूरे देश में मिला, और ये सच है कि देश में चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हों या हिंदी बेल्ट को लेकर के जो बातें कही जाती रही हों, या महाराष्ट्र में जो कुछ भी लोगों ने देखा, लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं। कुछ लोगों से आपके राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन वो देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। आप सरदार सरोवर और उससे जुड़े हुए एक्टिविस्टों को गाली दे लीजिए, आप कन्हैया कुमार को गाली दे लीजिए, लेकिन ये जो लाखों लोग जो सड़कों पर आ रहे हैं, उनका आना ये जरूर बताता है कि लोगों का भरोसा एक बार फिर से लोकतंत्र में पैदा हुआ है। और लोग ये इसलिए भी देख रहे हैं कि हालात बुरे हैं, विकल्पहीनता की स्थिति में लोग अक्सर ये पूछते हैं मोदी जी के बाद कौन। देखिए, दरअसल गोवा सेशन के पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन किस कदर
वहां मारकाट मची, क्या कोहराम मचा जी ठीक है। कि आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, इन तमाम वरिष्ठों को, सुषमा स्वराज जी मंत्री तो बनी लेकिन उनके पर कतर दिए गए, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से आडवाणी जी को भी बहुत ही प्रताड़ित किया गया और मोदी जी का एक बड़े नेता के तौर पर उभार सुनियोजित तरीके से कराया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस को एक इतिहास में फख्र का अवसर जरूर है कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अब लोग कहेंगे वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लोग कुछ तो कहेंगे, लेकिन अब जो हालात है, लोगों का भरोसा देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के रिवाइवल को लेकर के लोगों का बढ़ा है, और इसमें देश के तमाम राजनीतिक दल, आपको लगता है कि अलग अलग हिस्सों में कई टोलियां बन रही, लेकिन 89 याद कर लीजिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और एक तरफ वामपंथी पार्टियां थी। उस समय जो लक्ष्य था, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक विकल्प तैयार करना था, और सब एक साथ केवल लड़े। राजीव जी देखिए, अभी आपकी बात में मुझे तो आपकी भी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो आपने कहा, आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, आपने सोनिया गांधी की तारीफ की, आपने कहा कांग्रेस पार्टी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। तो मैं तो आपकी बातों से तो यही मतलब निकाला जाएगा कि कम से कम जहां तक जेडीयू की बात है, और आप जेडीयू के अगर आप नेता प्रवक्ता हैं, तो आपकी नजर में तो फिर एक ही पार्टी और एक ही नेता है जिसको विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए, राहुल गांधी को। हमारे नेता ने तो पहले ही कहा कि अगर उनका नाम आता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, सभी दलों से बात करेंगे, सर्वानुमति से अगला निर्णय लेंगे। लेकिन जब उनके नाम का विचार आया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे दोहराने की जरूरत, जब नीतीश कुमार जी ने कहा तो फिर पार्टी प्रवक्ता की क्या हैसियत है, जब ये बात तो उन्होंने स्वयं कही है। देखिए, तो राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट बनने के मोशन को सेकंड करने वाला पहली पार्टी तो मिल चुकी है, जेडीयू। अभी तक ये माना जा रहा था नीतीश कुमार जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अभी साफ वो कह चुके हैं, उनकी पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं। अजय आलोक साहब, अब राहुल गांधी की पार्टी तो जाहिर है वो चाहेगी कि वो पोल पोजीशन में आ जाएं, लेकिन बाकी दल जिनका भी जिक्र कर रहे थे जफर इस्लाम, वो क्या इस बात के लिए तैयार होंगे? और इसके पीछे ये बात नहीं भूलनी चाहिए, और ये सारे दल भी जानते हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस ऑपोजिशन में एक ही पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की। पूरे देश में 20% वोट अभी भी लेकर आती है, चाहे सीट 50 आई हो, वोट 20% मिलता है। तो अगर राहुल गांधी को कौन रोकेगा कि वो भाई एक सर्वमान्य नेता विपक्ष के बने? देखिए सौरभ जी, यात्रा के बारे में बात हुई तो राजनीतिक दल कभी भी सामाजिक यात्रा नहीं निकालता है, वो पॉलिटिकल यात्रा ही निकालता है। राहुल गांधी की यात्रा अपने पॉलिटिकल मकसद को लेकर निकली थी, और वो मुझे लगता है कि काफी हद तक वो बाकी विपक्ष के और अलग अलग पार्टियों को उनकी सही जगह दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। ये पूरी यात्रा थी मुसलमान जोड़ो यात्रा, ताकि पूरा एन ब्लॉक मुसलमानों का वोट एक जगह आए, जो छिटक के वाईएसआर के पास जाता है आंध्रा तेलंगाना में, जो छिटक के सीपीएम के पास जाता है केरला में, जो कर्नाटका में जेडीएस के पास चला जाता है, जो बाकी आगे आते आते समाजवादी पार्टी के पास चला जाता है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह जो ये छिटकने वाला वोट है, उसको एक मैसेज बहुत क्लियर कट देने की कोशिश की गई कि भैया आपको छिटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो ये वोट को एक जगह आना है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया पिछले 3 महीने से। इसमें हर तरह की कोशिश की गई, बहुत सारे अच्छे अच्छे टारगेट चूज किए गए। तो उस मामले में मैं कहूंगा कि राजनीतिक यात्रा के हिसाब से एक अच्छी यात्रा है, जिसमें एक राहुल गांधी और ये यात्रा कहीं ना कहीं से कांग्रेस को वापस मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में काफी हद तक सफल। अजय जी, ये बात आपने पहले भी कही है, इस पर सवाल ये पूछा जाता है आपसे। आप कहते हैं केवल मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी के खेमे में एकजुट करने के लिए यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, तो इसमें आप मुसलमानों को क्यों सिंगल आउट करते हैं? देश में बाकी समुदायों के हिंदुओं का वोट क्या बढ़ता नहीं है क्या? वो और पार्टियों में डिवाइड नहीं होता है? तो वो वोट क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए, केवल मुसलमानों का वोट चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल होता है। हिंदुओं का वोट एक तरफा पड़ता कहाँ? हिंदुओं का वोट एक तरफा अगर पड़ जाए 80%, तो दूसरी राजनीतिक दल की जरूरत कहाँ रहेगी? वो जानते हैं कांग्रेस वाले कि हिंदुओं का वोट तो बटेगा ही बटेगा, मान के चल रहे हैं। लेकिन 18% वोट एक जगह एक मुश्त हो जाएगा और हिंदुओं का फिर 20% भी वोट आएगा, तो सत्ता में वापसी आसान हो जाएगी। ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप 2004 का फिगर निकाल के देख लीजिए, 83% मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को अकेले गया था।
और अगर ऐसा हो गया इसीलिए ये 2024 में, तो आपको फैक्टर है। लगता है कि राहुल गांधी का ग्राफ काफी ऊपर जाएगा? हाँ, ऐसा हो गया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। और एक बात ये भी समझ लीजिए, इस प्रोसेस में बाकी विपक्षी दलों को दिक्कत है। समाजवादी पार्टी ये कभी नहीं होने देगी, वाईएसआर ये कभी नहीं होने देंगे, ममता बनर्जी ये कभी नहीं होने देगी, अरविंद केजरीवाल वैसे ही नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं कहता हूँ विपक्षी, जरा संधि विच्छेद कीजिए इसको, अपक्षी, पक्षियों में एकता कभी नहीं होती है, इसलिए एकता उक्ता नहीं होने वाली है, ये पक्षी है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि 2004 में सिर्फ 142 सीट लाके कांग्रेस पार्टी ने यूपीए 1 बनाया था, ये मत भूलिए। आज भी अगर कांग्रेस पार्टी 125 के ऊपर अकेले जाती है, तभी ये सारे दल उसके छतरी के नीचे आएंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। फिर इनको कांग्रेस को कहा जाएगा कि आप बाहर से समर्थन कर दीजिए। चलिए 2-3 बातें तो आपने कही। मैं देश पहले आपने भी जिस बात से तैयार शुरुआत है की ना थी, जीतने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा केवल मुस्लिम वोट जोड़ो यात्रा है। रोहन गुप्ता जी, देखिए, अजय आलोक जी की विडंबना मैं समझता हूं। पहले जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को मुस्लिम जोड़ो यात्रा कहेंगे, उनकी मानसिकता पे ही सवाल होता है। उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल यात्रा, अगर देश को जोड़ना पॉलिटिक्स है तो हम पॉलिटिक्स करते हैं। अमीर को गरीब से जोड़ने को अगर आप पॉलिटिक्स कहेंगे तो हम पॉलिटिक्स करते हैं। आज हर तबके के आदमी को जो उन्होंने डिवाइड किया है, आज हम उसको जोड़ने का काम करो। और आपने सही कहा, इनको लाखों करोड़ों लोग जो जुड़े वो नहीं दिखते हैं, पर उनका लेंस देखिए। तो देखिए, ये मैं चौथी या पांचवी डिकेट देख रहा हूं कि जहां पे अजय आलोक को एक नैरेटिव देके भेजा गया कि इसको मुस्लिम जोड़ो। अरे आप कैसी मानसिकता की बात कर रहे हैं? पूरे देश को जोड़ने इनको की कौन बात भेजेगा? कर रहे हैं। मेरी नजर और में तो यही अभी किसी विडंबना पार्टी में अगर है नहीं देश है। की जनता जुड़ गई। मैं तो इनको आपने इंडिपेंडेंट कहा- मानता हूं। देखिए, आपको आपकी नजर जो है बहुत जल्दी चेंज होगी, क्योंकि जफर इस्लाम जी जो प्रवक्ता हैं, कहीं ना कहीं अजय आलोक जी लगे हुए हैं उनकी जगह लेने पे। थोड़ा टाइम लगेगा, पर मेहनत अच्छी करें, हो जाएगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है कि ये भारत डायलॉग जोड़ो पुराना हो यात्रा का गया जो ना। उद्देश्य था वो पहले से राहुल जी ने और भी कहा कि डायलॉग पुराना लार्जर हो गया, देश को मतलब जोड़ने की, मेरी बात में खत्म कर लूं, देश को जोड़ने की। नहीं, बिल्कुल आएगा, आपका पैनल में नाम आएगा। आप इधर से इधर आने वाले हो, बहुत जल्दी कूद के अरे लेफ्ट साइड डायलॉग आने पुराना वाले है, चेंज हो, करो, बहुत कुछ नया टाइम नहीं बोलो यार। लगेगा। मेरी आपको वही चीज शुभकामनाएं बार-बार नए साल में। पिछले 10 दिन से। आप बहुत जल्दी अपने अरे कुछ नया बोलिए ना, हमें आप कोई बहुत मजा जल्दी आएगा। वही अपने चीज आप 10 आधिकारिक दिन से रोल वही में आ बात जाए तो बोलते हैं। मजा भी आए। अब आप किनारे पे बैठ के ऐसे ही करेंगे तो मजा नहीं आ रहा है ना। आप साइड ओपन आ जाइए तो आपसे डिबेट करने किनारे का पे भी बैठ के मजा मछली है। जल्दी ऐसे नहीं पकड़े में होता, आती पूरा है ना। ओपन आ जाइए, बहुत मजा आएगा। तो अजय आलोक जी आ जाइए, बहुत जल्दी आ जाइए। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे आ जाए, मजा। अच्छा ठीक, रोहन जी कंप्लीट करें, मैं ब्रेक लेना मुद्दा पड़ेगा। यहाँ पे एक ही है कि राहुल जी ने डे वन से कहा कि जो मुद्दों पे, आज जिस मुद्दों पे देश में राजनीति चल रही है, अजय आलोक ने उसको ही टच किया। हिंदू मुसलमान, डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। जब तक ये राजनीति चलेगी तब तक भाजपा का शासन रहेगा। और राहुल जी ने इसी राजनीति को काटा है, इसी राजनीति को तोड़ा है, और इसीलिए पूरे देश का समर्थन मिला है। भाजपा अंदर से क्यों हिल जाएगी? अगर आपने राहुल जी बीजेपी तो मर गए। प्रवक्ता का स्टेटमेंट सुनाओ, उन्होंने कहा राहुल जी कि ये को तो देश राहुल जी को ने मार तोड़ने दिया। की, ये तो पॉलिटिक्स है। यार राहुल पॉलिटिक्स जी कहां ने से कहा, है? राहुल जी हम को तो मत दिया। बीच में मत बोलिए प्लीज। अच्छा, मजाक बाद में। अरे आप मजाक बाद में कर लीजिएगा, आपको समय आएगा, ये जोक्स का टाइम आपको मिलेगा। सर्कस मूवी फेल हो चुकी है, आप लोगों के लिए बहुत काम है। मुद्दा यहाँ पे जोक सौरभ नहीं जी है। इतना, ये अच्छा। भाजपा की बात करें या ऐसे जो लोग इंडिपेंडेंट लोग जो अपने आप को विशेषज्ञ की बात करते हैं, हर आदमी की लेंस देखते हैं। आज ये किया, अब जैसे हमने विपक्षी नेताओं को बुलाया तो कल कहते थे कोई विपक्षी नेता नहीं जुड़ेगा, अब लोग जुड़ रहे हैं तो बोले नहीं राहुल जी। अरे आपकी विडंबना है, आपकी मजबूरी, आपको क्रिटिसाइज नहीं, अभी तो रोहन जी देखना बाकी है कि कौन कौन जुड़ता है। आज आपको एक चीज देखिए, माननी अभी पड़ेगी, भारत सबसे जोड़ो क्रूशल या- स्टेट में, सबसे क्रूशल स्टेट से आपने केवल 3 दिन यात्रा निकाली यूपी से। वहां की दोनों विपक्षी पार्टियां नहीं आई आपके साथ। केसीआर खुलकर के अपना एक अलग गुट बना रहे हैं, उसमें उन्होंने इन्विटेशन भेज दिया है जिसको भेजना है। अरविंद केजरीवाल आपके साथ क्यों आएंगे, इसकी एक वजह समझ में नहीं आती है। सौरभ जी, मैं आता हूं आपके पास रोहन जी, ये सारे सवाल हैं, इन्हीं पर हमारी आज की चर्चा है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मैं बिल्कुल जवाब दूंगा बताती है कि कौन कौन से विपक्षी दलों में और बड़े नेताओं को राहुल गांधी की यात्रा में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि यही हरा सकते हैं भाजपा को और नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में चल रही है। केवल एक राज्य और है, जम्मू कश्मीर, जहां वो जाएंगे इसके बाद, और उनकी यात्रा जो है वो वहां पर समाप्त हो जाएगी। अब सवाल यहां से ये उठने लगा, यात्रा के आगे क्या? राहुल गांधी की इस यात्रा से उनको पॉलिटिकली कितना फायदा हो रहा है? उनका ग्राफ लोगों के बीच में लोकप्रियता में बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, या उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है? ये सारी आज के विषय है चर्चा के। अब ये जैसे एक ट्वीट है, ये आज ही किया है बीवी श्रीनिवास ने, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जफर इस्लाम साहब। उन्होंने लिखा, मिल रहे हैं कदम, जुड़ रहा है वतन। और उन्होंने उसमें 3 नेताओं के जो है बयान कोट किए। एक शत्रुघ्न सिन्हा का, जो अब पहले आपके साथ थे, अब टीएमसी के सांसद हैं,
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा रेवोल्यूशनरी है, उनकी पर्सनालिटी जो है वो अब युवाओं की युवा शक्ति का प्रतीक बन गई है। शरद पवार साहब को उन्होंने कोट किया, शरद पवार साहब को कहते हुए लिखा उन्होंने कि भाजपा ने बहुत कोशिश की राहुल जी की इमेज को, छवि को खराब करने की, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है अपनी यात्रा से। और जो लोग ये कहते थे कि वो मेहनत नहीं कर सकते, उनको उत्तर मिल गया है, 3000 किलोमीटर चल के दिखा दिया राहुल गांधी ने। ऐसा ही कनिमोरी जी का भी ट्वीट वो दिखा रहे हैं, उनका बयान दिखा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी को, उन्होंने कहा कि अजय आलोक जी हमारी जगह बीजेपी में लेने आ रहे हैं। तो मैं आप दोनों को, आपका भी स्वागत है रोहन भाई, और आलोक जी का भी स्वागत है हमारी पार्टी में, और हमारे पार्टी में बहुत जगह है। लेकिन क्या ऐसे ही राहुल गांधी स्वागत करेंगे केसीआर का? क्या इसी तरह अपनी जगह छोड़ के राहुल गांधी स्वागत करेंगे नीतीश कुमार जी का? क्या इसी तरह राहुल गांधी जी स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी का स्वागत करेंगे? क्या नहीं करेंगे। यही लड़ाई है ये पूरे अपोजिशन बेंच में, इसलिए कि आपकी सबकी लड़ाई जो है सत्ता के लिए, आपकी मानसिकता ही सत्ता पाने के लिए है, सेवा की मानसिकता नहीं है, सेवा का भाव ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे जो आप बोल रहे आगे क्या होगा, आगे देखिए कैसा तूफान मचता है ये ऑपोजिशन का। इसलिए कि हर पार्टी चाहती है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के, गिरा के और अपने आप को रेलेवेंट साबित करके हम कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता बन जाए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जफर इस्लाम साहब। इस देश के अंदर मिलीजुली सरकारें कई बार बनी है और चली भी हैं, बनी है, माइनॉरिटी सरकार भी चली हमारे यहाँ तो बिल्कुल बनी है। लेकिन जो उस वक्त के नेता थे वो सब चाहते थे कहीं ना कहीं कि एक ऑपोजिशन की सरकार बने। लेकिन आज वक्त बदल गया, आज लोग चाह रहे ऑपोजिशन की सरकार नहीं, प्राथमिकता है कि हम प्रधानमंत्री बने, ऑपोजिशन के लीडर बने। इसलिए जब खुद को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट साबित करने के लिए और प्रमोट करने की कोशिश होगी तो जाहिर है कैंप बिखर जाएगा। और वो बिखरने के अंदाज आज आप 30 तारीख को देखिएगा, नतीजा क्या निकलता है। 20 इन्विटेशन गया है, अगर 10 भी आ गए तो आप बात कीजिएगा, 10 के 10 भी नहीं आएंगे। ठीक है, सब पे डर है कि ऑपोजिशन का नेता कौन होगा, और हर की चाहत है कि हम कहीं ना कहीं परे। आप देखिए जो मिसाल है, मेंढक जो है कुएं में कभी भी किसी दूसरे मेंढक को ऊपर नहीं जाने देता है, पैर टांग खींच लेता है। वही हालत ऑपोजिशन बेंच की है कि ऑपोजिशन पार्टीज एक कुएं की तरह है, उसमें सारे मेंढक जो उछल रहे हैं और कोई ना कोई मेंढक जो है। जब आपने ऐसी मिसाल दी है, इस पर मैं कोई अब सवाल नहीं करूंगा, अपने आप में सवाल ये बन के आ रहा है रोहन जी के पास। रोहन जी का स्वागत है हमारे यहाँ, आइए। रोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आ रही है। जी बोले। अब वो मिसाल दे रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता। वो कह रहे टांग खींच के सब एक दूसरे को गिराने में लग जाएंगे, अभी कैसे कुनबा बिखरेगा देखिएगा। बहुत माहिर है, और आज भारत जोड़ो यात्रा के पहले तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि यात्रा पूरी होगी। पहले तो इनका सवाल था, इन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि राहुल जी क्या सारे दिन यात्रा में चलेंगे? उसका भी जवाब मिल गया। क्या राहुल जी को हर राज्य में समर्थन मिलेगा? मुद्दा यहाँ पे देखिए, आपको बड़े स्केल से इसको सौरभ जी देखना पड़ेगा। भाजपा की इतनी विजन नहीं है, क्योंकि जब उनकी छोटी विजन है डिवाइड एंड रूल, जिसने काम किया उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्या हो रहा है। आज हर भाजपाई को रात को 2 बजे उसको ढूंढना पड़ता है कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको बौखलाहट की देश में कैसे हो गया। अब उनको बौखलाहट की देश में कैसा हो गया। हम रोहन जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, इसको जरा ठीक कर लेते हैं, बार बार ब्रेक हो रहा है आपका सिग्नल। मैं आता हूं आपके पास। ये सवाल मैं राजीव जी के पास से जाता हूं। राजीव जी, देखें, बीजेपी तो ये बात कहेगी ही और चाहेगी भी कि भाई इतने सारे प्रतिद्वंदी खड़े हो जाएं सामने के, आपस में ही उलझे रहें तो कौन बीजेपी से टकराएगा, इसी में तकरार हो जाएगी। आपने नीतीश कुमार जी की भूमिका तो स्पष्ट कर दी, लेकिन बाकियों का क्या? अरविंद केजरीवाल जी का क्या? ममता जी का क्या? ऐसे केसीआर है, ये तमाम लोग इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। देखिए, इसको इस तरीके से देखिए, अक्सर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गठजोड़ बनेगा, उसका नेता कौन हो, उसमें कौन से दल शामिल होंगे, उनमें अस्थायित्व होगा कि नहीं, ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते हैं कि अटल जी दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देश में अपने पार्टी की सीमाओं को समझा था कि अनेक राज्यों में
उनकी पार्टी का आधार व्यापक नहीं है, और इसीलिए एक व्यापक गठबंधन बनाने की पहल उन्होंने की और उसका फायदा भी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में अपना पैर पसारा जहां उनका आधार नहीं था। यह अलग बात है कि बाद के दिनों में उन कंधों को ही कमजोर किया गया जिनके बल पर उन राज्यों में वो गए। इसलिए इनके साथ जो सबसे मुश्किल समय है, एक तस्वीर मैं केवल आपके सामने रख रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस के साथ अनेक दल, और हो सकता है कुछ दल साथ नहीं आए। उन दलों के पास जितनी सीटें होंगी, अगर वो उनके साथ जो भावी सरकार की स्थिति होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बजाय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का घटक दलों के साथ जो रिश्ता रहा है, जो विश्वास को लेकर के एक संक्रमण का दौर जो उनके यहाँ है, उसको लेकर वो बेहतर समझेंगे कि दूसरे अलायंस के साथ हो जाए। और वैसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अभी है वहां सैचुरेशन पॉइंट पर है, उसके साथ ही नहीं है कहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार बहुत ही कम है। अब ये चूंकि हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं राजीव जी, आपने कहा कि अगर सहयोगियों की जरूरत भाजपा को पड़ गई तो इनके साथ कोई नहीं आएगा। इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन ये तो कहते ही हैं कि हम 50% की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं चुनाव में। ये तो ये मान के ही नहीं जाते कि हमको किसी की जरूरत पड़ेगी। और जो सैचुरेशन की बात है, मैं केवल पास्ट एक्सपीरियंस की बात करता हूं। 2014 को भी लोगों ने सैचुरेशन बताया, कहा था कि ये दोबारा नहीं होने वाला, अब वो युग चला गया। 2019 में इनको 2014 से ज्यादा सीट आ गई। मुझे बस केवल 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं स्पष्ट कर देता हूं। इनके साथ जो लोग थे उनके साथ नहीं है। जिन राज्यों में ये है वहां ये अपने चरम पर है। उस प्रदर्शन को दोहरा पाना इनको कई राज्यों में इनके लिए कठिनाइयां इसलिए पैदा होंगी कि बिहार एक उदाहरण है जहां 39 सीटें हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 पार करना इनके लिए मुश्किल होगा। ये उसके अंदर रहे। मैं ये नहीं कहूंगा इनके बड़बोले नेता बोलेंगे हम लोग तो 40 सीटें जीत जाएंगे। बिहार में ये मुमकिन नहीं है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, और अब तो बिहार में 7 दलों का महागठबंधन है, यहां सुनने पर भी ये जा सकते हैं। मैंने तो रियायत दी है कि 9 सीटों तक ये पहुंच पाएंगे जी। बंगाल में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो विधानसभा के चुनाव है, वो प्रदर्शन का अगर आधार मान लिया जाए तो इनकी सीटें घटेंगी। इनकी सीटें झारखंड में घटेंगी और हिंदी पट्टी में भी इनकी सीटें घटेंगी, और इनके साथ कोई सहयोगी नहीं है, तो फिर इनका क्या होगा? यूपी में तो सारा विपक्ष हो गया था। तो अभी भी बता रहा हूं, जब तस्वीर बदलने लगती है ना सौरभ जी, तो बसपा और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बजाय सर्वाइवल के लिए अगर एक साथ मिलकर के अगर काम करेंगे, उसी समय परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब इतिहास में मत जाइएगा, नहीं तो इतिहास तो मैं साबित कर दूंगा कि बिहार में बहुत ही बुरी स्थिति इनकी 15, अगर आप देख लीजिए तो 2015 में 53 सीटों पर हम लोगों ने समेट दिया था। ठीक है, ठीक है। तो आपका कहना यह है कि बजाय इसकी चिंता करने के कि विपक्ष में कौन नेता बनेगा, यह सोच लें कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ गई तो इनके साथ आएगा कौन, क्योंकि ये नहीं 14 और 19 को दोहरा सकते हैं। अजय नहीं, मैंने आईना दिखाया है। ठीक। बार बार केवल ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपका नेता कौन होगा, आपके साथ कौन आएगा। ये हाइपोथेटिकल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है, सवाल भी तो हाइपोथेटिकल है। बिल्कुल आपका सवाल जायज है, बिल्कुल। चुनाव में क्या हो जाए, जनता का क्या मूड है, कौन जानता है, कल को क्या आदेश दे देती है आपको और इनको, ठीक है। लेकिन आपने जो बात कही कि ये सैचुरेशन पॉइंट पर हैं, आगे बढ़ नहीं सकते, घटना ही है, और घटेंगे तो साथ कोई आएगा नहीं। अजय आलोक जी। देखिए, मेरा इसके बिल्कुल विपरीत मानना है। इसलिए क्योंकि शक्ल जब तभी बदलती है जब सीरत बदलती है नेतृत्व की, और नेतृत्व की सीरत बदली नहीं है, नेतृत्व निखरते ही चला गया देश भर में। और उसका तो उदाहरण यह है कि 2014 में जहां 272 थे तो 2019 में 303 पहुंच गए। ये नेतृत्व की सीरत बदली नहीं है, नेतृत्व निखरते चला गया है। और कॉन्टेम्पररी में जितने लोग हैं, सबकी सीरत कितनी निखरी है, ये पूरा देश से छुपा नहीं है। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा का विस्तार नहीं होना और नरेंद्र मोदी के समय भाजपा का विस्तार, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। अटल जी के समय में पूर्वोत्तर पूरा भाजपा के लिए 0 था। आज पूर्वोत्तर में सारे राज्यों में लगभग भाजपा की सरकार है, वहां के ज्यादातर एमपी भाजपा के।
असम से लेके मेघालय से लेके त्रिपुरा से लेके मणिपुर से लेके पश्चिम बंगाल, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा, एक भी विधायक नहीं होता था। 18 एमपीज हैं। वो कैसे आप सोच रहे हैं कि ये घटेगा? जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति वहां हो रही है और मुसलमानों को दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सीट घटने जा रही है? अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि बीजेपी को तब भी जरूरत पड़ेगी जब बीजेपी किसी भी हालत में, ये सब राजनीतिक विश्लेषक तब काम आएगा जब बीजेपी 272 के नीचे रहती है। 272 के नीचे रहने के लिए मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा इनको, जिसके लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी 272 के नीचे रह गई तो ये तो मान लीजिए आप सौरभ जी कि ये गुणागणित भाग होके कोई ना कोई एक कंसेंसस कैंडिडेट बनके कोई पीएम बन जाएगा, कि सरकार भी बन जाएगी, देश में 1 साल के अंदर फिर चुनाव भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये सब तब होगा, ये प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तब आएगा जब बीजेपी 272 से नीचे जाएगा। कभी कोई देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये तो सिंपल गणित कभी राजनीति में चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम केवल तीन भी छोड़े, 2 बड़े राज्यों की बात करें, जफर साहब आप ही उत्तर दीजिए, जो अभी सवाल राजीव जी ने उठाया, कैसे आएंगी 272? सवाल यह है आपका, करें हमारी बात छोड़िए, अपनी बात कीजिए। बिहार में अब आप अकेले हैं, बाकी सामने 7 दल एक साथ है। बिहार स्वीप किया था, आप क्या करेंगे? दूसरा बताते हैं, महाराष्ट्र में आपका साथी आपको छोड़ के चला गया, उनके साथी आप खींच के ले आए नीचे से, उनके वहां फूट हो गई है, वो स्वीप किया था आपने, उसका क्या करेंगे? यहीं से आपकी 40 सीटें कम बता देती है कांग्रेस। राजीव भाई बिहार से आते हैं, शायद इनको अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट इनको पता नहीं, या भूल गए होंगे या भूलना चाहते हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा देखिए, मैंने हम तो एक सीट 3000 से आ रहे, आप तो पूरा का पूरा हिमाचल गंवा दिए। चलें ठीक, अच्छा इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए जैसे ही मैंने बिहार का नाम लिया, बाई इलेक्शन का नाम लिया, राजीव भाई परेशान। नहीं, मैं उपचुनाव बाई इलेक्शन में अच्छा ठीक, राजीव जी जरा जवाब देने दीजिए, समय कम रह गया, आपकी बात का जवाब ले लेना जी, बोलिए। प्रधानमंत्री को अरे भाई इतना बेचैन मत होइए। आपने कहा था कि अब 7 पार्टियां एक है, भाजपा अलग से एक है, और हम दिखाएंगे कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है। वहां की जनता ने आपको पराजित किया, वहां जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको हिमाचल की जनता ने पराजित कर दिया नहीं, और आपको गुजरात भूल गए क्या? गुजरात भूल गए क्या? उछलते कुतरे गुजरात में पहुंचे थे, क्या हुआ? तो केवल गुजरात आपका तो नाम तक नहीं, नस्तनाबूद हो गए। ये मान लीजिए। नहीं, ये तो आप ऐसे खाली पुलाव बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने बिहार के उपचुनाव से देश के चुनाव को पूरी इजाजत। अच्छा ठीक है, जफर साहब सवाल बड़ा सीधा सा है जो उठाया गया है, वो ये कि अगर उन रोहन जी, मैं आ रहा हूं, समय लेके आऊंगा मैं आपके पास। जफर साहब देखिए, सवाल बड़ा सीधा सा है कि जिन राज्यों में आप ऑलरेडी बिल्कुल पीक पर चल रहे हैं, जहां आपके पास पाने को नहीं केवल खोने को लेकर है, वहां अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है, आप यूपी की बात करेंगे लेकिन हर बार यूपी नहीं दोहराया जा सकता, तो कहीं ना कहीं तो ग्राफ गिरेगा ना। उनका कहना यह 272 के नीचे जहां मेजॉरिटी मार्क से नीचे आए, वहां आपको सांस नहीं लेने देगा विपक्ष। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, और मेरा दावा सिर्फ इस बेसिस पे है कि जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की सेवा में पूरी जीवन खपा दिए और उनको समर्थन और आशीर्वाद दोनों प्राप्त है। इसलिए उस बेसिस पे मैं ये कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2019 के बेसिस से बेहतर परफॉर्मेंस होगा। जिस स्टेट के आप बात करें, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और भी दीगर स्टेट हो, हर जगह परफॉर्मेंस बेहतर होगा। चलिए तो फिर अच्छा, बस शॉर्ट में ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आती हुई लगती हैं आपको? मुझे लगता है कि 30 से 40 में सिमट जाएगी। जैसे गुजरात में लोग कह रहे थे कि आप 325 और कांग्रेस 30। ओके रोहन जी। नहीं, आप गुजरात में क्या कह रहे थे? अभी हमारे देखिए सौरभ जी, जबर साहब एक कमेंट का ही बस वक्त बचाइए, अपनी बात कह लें आपके जवाब में। सुन लीजिए सौरभ जी, तो मैं जो जवाब सिर्फ इतना देना चाहूंगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस, जनता उनके लिए कुछ है ही नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि जो पॉजिटिव राजनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिस दिन महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे जनता ने वोट दे दिया, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा हटाने के लिए, जनता ही हटाएगी। और ये लड़ाई जनता के बीच में और भाजपा के अहंकार के बीच में है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है कि जनता के मुद्दे पे राजनीति हो और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे, बंटवारे पे राजनीति ना हो। और यही राजनीति को भाजपा डर चुकी है बुरी तरह से। जिस प्रकार से जैसे भारत जोड़ो यात्रा
आगे बढ़ रही है, भाजपा का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको मुद्दे नहीं मिल रही है, हर रोज आके भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल जी पे बात पड़ रही है और कह रहे हैं कि ये यात्रा सफल नहीं है। मुझे लगता है यही इनकी विडंबना है और यही भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये यात्रा से जो शुरुआत हुई है, देखिए होगा तो वही जो जनता का मन है, और जनता का मन पढ़ने में कई बार नेता बहुत गलती भी कर देते हैं। अब इस बार ये गलती इनकी तरफ से हो रही है या आपकी तरफ से हो रही है, ये तो हमें अभी उसके लिए 1 साल का इंतजार अभी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका, रोहन जी, अजय आलोक जी, राजीव रंजन जी, आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुटने के लिए। 1 साल से कुछ ज्यादा वक्त अभी चुनाव में है, आम चुनाव में, और ये बात तय है कि सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं। आपको ऐसे ही समीकरण और गठबंधन बनते टूटते, कोशिशें होती विफल होती नजर आती रहेंगी। कुरुक्षेत्र में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए